इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिस्कस करते हैं। ईसीजी को वैसे तो मास्टर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपसे एक्सपेक्ट की जाती है पेपर में। सबसे पहले आपने ये कंडक्शन पाथवे याद रखना है कि ये काफ़ी ईज़ी पाथवे है, इसे आपने याद रखना है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये इम्पोर्टेंट है और इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये आपने याद रखना क्या। और फिर यहाँ से जो है ना इसकी लोकेशन शुरू हो जाती है। डिफरेंट पेसमेकर्स की लोकेशन किस तरह है। तो ऐसे नोड की लोकेशन कहाँ है, ये आपने याद रखना है कि अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टल ट्राइबुलरिस क्लियर हो गया होता है ये एसवीसी ओपनिंग्स। मैं आपको आपको बताऊँ तो ये है अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टल ट्राइबुलरिस, ये एरिया यहाँ पे जो है ये सुपीरियर वेना कावा यहाँ से आ रही है। इसकी ओपनिंग पे ये जो है ऐसे नोड होता है। एवी नोड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर एटियर सेप्टम में होता है, कॉर्नरी साइनस के यहाँ पे होता है इंटर एटियर सेप्टम। ये दो एटियर्स के बीच में जो वो यहाँ से होगा, यहाँ पे कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग भी होती है। तो ये आपने रिलेटेड रखना है, ये 2 चीज़ों को आपने याद रखना है साथ में। उसके बाद जो है इसकी ब्लड सप्लाई जो है ना आरसीए से आती है, तो अगर आरसीए का राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्फार्क्ट हो गया तो एवी नोड अफेक्ट हो सकता है। पेसमेकर के रेट यहाँ पे बताए हुए कि सबसे फास्ट कौन-सा है, स्लो कौन-सा है, उससे स्लो कौन-सा है। तो पेसमेकर का जो रेट है वो सबसे जो फास्ट है वो एसए नोड का है, फिर एवी नोड का है, फिर बंडल ऑफ का। ऐसा होता है कि कभी-कभी अगर एसए नोड खराब हो जाए या एवी नोड खराब हो जाए तो बंडल ऑफ फेज और वेंट्रिकल्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। तो इस वजह से एसए नोड जो है वो सबको ओवरपावर कर लेता है और फिर यही जो है वो प्रीडोमिनेंट पेसमेकर होता है हार्ट के अंदर। अच्छा, स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो डिफरेंट है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ये है कि तेज़ी से जो कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो कैसे कंडक्ट हो रही है। सबसे जो तेज़ होता है वो बंडल ऑफ हेज होता है, इस परकिंजे फाइब्स। उसके बाद एट्रियल वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके बाद एवी नोड होता है। तो ये जो है ना ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे मार्क की है आपको याद रखनी है। फिर टर्मिनलिस, उसकी लोकेशन, एवी नोड की लोकेशन और स्पीड ऑफ कंडक्शन, स्पीड ऑफ पेसमेकर ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट एसए नोड है, सबसे फास्ट जो है हिस परकिंजे फाइब्स है। आप तो ईज़ी क्वेश्चन आ सकता है। फिर छोटा-सा एक आपको स्नैपशॉट दिया हुआ है ईसीजी पेपर का, यहाँ पे। वैसे तो ये आपको क्लिनिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा, लेकिन छोटा-सा स्नैपशॉट है। यहाँ पे ये पी वेव दी हुई है, यहाँ पे ये आर वेव दी हुई है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबको पता है कि ये इस कॉम्प्लेक्स कहता है। पीआर सेगमेंट इन दोनों के बीच का सेगमेंट है। एसटी सेगमेंट जो है वो सी वेव और एस के दरमियान का सेगमेंट है। यहाँ से एक जो बड़ा बॉक्स होता है वो 5 मिलीमीटर का या 0.2 सेकंड्स का होता है, ये आपने याद रखना। क्यूटी इंटरवल को आपने याद रखना है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेके टी इंटरवल का ये फासला होता है। ये काफ़ी फार्माकोलॉजिक एजेंट्स के अंदर ये चीज़ें चेंज होती हैं। अगर ऐसे नोड में कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो पहले इसको ऐसे डिस्कस कर लें कि पी वेव जो है बेसिकली एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को शो करेगा। अगर पीआर इंटरवल के अंदर कोई भी मसला आया या एट्रियल डिपोलराइजेशन में और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन में कोई भी डिस्टेंस आया, तो पीआर इंटरवल के अंदर वो मसला होगा और वो मसला ये होता है कि कंडक्शन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ जाइए कि पीआर इंटरवल में कोई खराबी है। अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है तो आपको पता चल जाएगा कि कंडक्शन नहीं हो रही। क्यूटी इंटरवल जो है वो होता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का फेज होता है। ये क्यूटी इंटरवल होता है। ये पूरा फेज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का होता है। ऑपरेटिव वेव जो होती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की होती है। यानी पीआर सेगमेंट में कह सकता हूँ कि एट्रियल डिपोलराइजेशन का फेज है और क्यूटी इंटरवल जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का फेज होता है और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का फेज है। यहाँ पे यू वेव आती है आपके पास जो कि यू वेव आपके पास आती है हाइपोकैलेमिया में और टी वेव जी जो कभी-कभी जब ऐसे नज़र आती है पीक बड़ी लंबी हो जाती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की तरह। वो भी आपको कभी-कभी हाइपरकैलेमिया के अंदर आपको मिलती है। यू वेव आपको हाइपोकैलेमिया में मिलेगी। एसटी सेगमेंट जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक होता है, सेवेंटी से पोलराइज़ होता है और जे पॉइंट जो है वो जे पॉइंट बेसिकली आप अ, जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के मिड को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग को
कहेंगे और एसटी सेगमेंट क्या है तो कहेंगे, तो बेसिकली इस पॉइंट को कहेंगे आप जे पॉइंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें आपको क्यू वेव्स भी मिलती है। ये बेसिकली आपको किसी अगर एमआई की हिस्ट्री दी हुई है, अगर पेशेंट को पुराना एमआई है, उसके अंदर आपको क्यू वेव्स भी मिलेंगे। ये बात आपने याद रखनी कि इसका मतलब कोई ये नहीं होता कि कोई नई पैथोलॉजी आई है। इसका मतलब ये है कि पुराना एमआई है पेशेंट को, तो इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होना सवालों। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एट्रियल मायोसाइट से रिलीज होता है, और ये जब ब्लड वॉल्यूम और एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है तब रिलीज होता है। अब इसका मकसद ये है कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए और एट्रिया स्ट्रेच हो, तो एएनपी बॉडी रिलीज करे, और फिर ये क्या करता है कि ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, ताकि सोडियम के साथ, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम का ताल्लुक जो है वो आपके वाटर के साथ होता है, आपके वाटर के साथ होता है। तो सोडियम अगर जाएगा तो वाटर उसके साथ जाएगा। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को ये कम करता है, तो वाटर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन की। तो इससे बॉडी का वॉल्यूम कम होता है। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया, एट्रिया स्ट्रेच हुए, एट्रिया ने एक ऐसा केमिकल रिलीज किया जिससे बॉडी का वॉल्यूम कम हो, ताकि वो स्ट्रेच दोबारा ना हो और वो पैथोलॉजी दोबारा ना हो। बीएनपी सिमिलरली इसी मैकेनिज्म से काम करते थे कि ये निकलता है वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है बीएमपी। और वेरी गुड नेगेटिव फैक्टर का मतलब ये है कि अगर ये नहीं बढ़ा हुआ है ना, अगर ये नहीं बढ़ा हुआ है, अगर ये कम है, तो उस पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है। अगर ये कम है तो उस पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है। हाँ, ये अगर बढ़ा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको हार्ट फेलियर है, वो और भी चीज़ों में बढ़ सकता है। ये नहीं, अगर ये कम है तो बिल्कुल ये बात है कि उसे हार्ट फेलियर नहीं है। तो ये एक अच्छा नेगेटिव प्रोटेक्टिव वैल्यू उसकी है। तो बीएनपी की ये इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सवालों के अंदर कभी-कभी बीएनपी की वैल्यू मेंशन्ड होती है। बेरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स की तरफ आते हैं। जब बेरो रिसेप्टर्स का हिसाब-किताब ये है, ये बेरो रिसेप्टर्स आपकी ज़ाहिर-सी बात है, आपके आर्टेरियल प्रेशर को देखते हैं, और जितना स्ट्रेच होता है उसके हिसाब से वो जो है अपनी वर्किंग करते हैं। सबसे आसान इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि रिसेप्टर जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, उतनी ज़्यादा जो है आफ्रेंट न्यूरोरिसेप्टर फायरिंग होगी, और उतना ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जाए। ठीक है, अगर मैं आपको अलग से समझाऊँ तो बेरो रिसेप्टर फायरिंग्स बड़ी, स्ट्रेच बड़ा, हाइपरटेंशन हुआ, सारे के तौर पे हाइपरटेंशन हुआ। हाइपरटेंशन को हम ले लेते हैं एग्जांपल में। ज़्यादा ब्लड वेसल के अंदर आया, ज़्यादा ब्लड के आने से बेरो रिसेप्टर जो है वो स्ट्रेच हुआ, इसकी फायरिंग बढ़ी, इसकी फायरिंग जब बढ़ी तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स बढ़ा, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो हार्ट बीट कम हुई, और ये पूरा रिस्पॉन्स, हार्ट बीट कम हुई, रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हो गया। एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, कि हाइपरटेंशन के बाद रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया होगा, और हाइपोटेंशन के बाद हमेशा रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा। ये आपने बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने मैकेनिज्म याद रखा बेरोसेप्टर फायरिंग का, तो आप सारे सवाल सही कर सकते हैं। इसमें कोई इम्पोर्टेंट, कोई कोई मसला नहीं होगा आपको। ये आपने सारा मैकेनिज्म बताया और आप पढ़ सकते हैं। सेम सेम चीज़ है। इन्होंने बस हाइपोटेंशन का एग्जांपल दिया, मैंने हाइपरटेंशन का दिया। कीमोरिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होता है, और एक सेंट्रल होता है जो आपके ब्रेन में होता है। पेरिफेरल ये होता है जो आपके एओर्टा के अंदर होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सेंस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो पेरिफेरल होते हैं वो ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है, और जो सेंट्रल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से सेंसिटिव होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्रेन में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉस करके जाता है, तो वो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सेंसिटिव। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारी टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर।
कैरोटिड मसाज अक्सर औकात किया जाता है क्योंकि कैरोटिड के प्रेशर बढ़ने से इस बेरोरिसेप्टर की फायरिंग बढ़ती है, और बेरोरिसेप्टर की फायरिंग बढ़ेगी तो आपको पता है क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रिफ्लेक्स। तो बेसिकली इसमें हम करते ये है कि और एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स को हम लोग बेसिकली कैरोटिड मसाज देते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट ज़्यादा तेज जो है पंप कर रहा होता है, तो कैरोटिड साइनस को हम लोग जो है प्रेशर देते हैं ताकि फिर बेरोरिसेप्टर की फायरिंग्स बढ़े, पैरासिम्पैथेटिक जो है स्टिमुलेशन बढ़े और एट्रियल फिब्रिलेशन ख़त्म हो जाए। वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आएगी तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। इसलिए हम जो है कैरोटिड मसाज देते हैं। और ये कुशिंग रिफ्लेक्स का ये कंपोनेंट्स ही है, ये आप जो है न्यूरो के अंदर पढ़ेंगे, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैकेनिज़्म आपने याद रखना है सारा जो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म।